चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सभ्यता एक नई प्राचीन सभ्यता के तौर पर उभर कर आती है। यानी विश्व के अंदर कई सभ्यताएं थी, प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। उस सभ्यता के बाद विश्व के अंदर एक नई सभ्यता उभर के दिखती है जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के बारे में विश्व को कब पता लगा, कैसे पता लगा, हम ये समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हमने यहाँ पर शुरुआत की है वर्ष 1920 से, वर्ष 1920 से या फिर कहा जाए शुरुआती 20वीं शताब्दी से। इस समय भारत के अंदर ASI के जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था जॉन मार्शल। हमारे भारत के जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे, क्या नाम था उनका बेटा? जॉन मार्शल। कहते हैं कि जॉन मार्शल के अधीन कई पुरातात्विक कार्य कर रहे थे यानी कार्यरत थे, यानी उनके कंट्रोल के अंदर कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्हीं पुरातत्वविदों में से कुछ प्रमुख थे जैसे दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, यही वो दो पुरातात्विद थे जिनके साथ जॉन मार्शल ने मिलकर जो है विश्व के अंदर एक नई प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया। कैसे बताया? ध्यान दो। कहते हैं कि दयाराम साहनी को शुरुआती 20वीं शताब्दी के अंदर जो है हड़प्पा से कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी, कुछ मोहरें प्राप्त हुए थे यानी सील्स प्राप्त हुए थे, और इसी से मिलती जुलती कुछ मोहरें आपके रखाल दास बनर्जी को भी मिले, बट वो स्थान अलग था। स्थान था मोहनजोदाड़ो। ध्यान दो, दयाराम साहनी को मिला हड़प्पा से और रखाल दास बनर्जी को जो मोहरें प्राप्त हुई वो कहां से प्राप्त हुई बेटा? मोहनजोदाड़ो से। इन दोनों को ही अलग अलग स्थलों से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं जो लगभग शुरुआती 20वीं शताब्दी में प्राप्त हुई थी। ये दोनों, जब इन दोनों को मोहरें प्राप्त हुई तो ये दोनों मोहरें लेके कहां पहुंचे बेटा? जॉन मार्शल के पास। तो जॉन मार्शल ने उसका अध्ययन करने के बाद एक ऑर्डर पास किया या फिर कहा जाए आदेश दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अंदर उत्खनन कार्य को बढ़ा दिया जाए और अधिक से अधिक मात्रा में जो है इसी तरह के कुछ भौतिक अवशेष जो है प्राप्त किए जाए। तो देखते हैं कि लगातार कई सारे कई सारे खोजों के द्वारा जो है हमें बाट, मन के अस्थियां, औजार, कई सारे वस्तु मिलने लगी। उन्हीं खोजों के आधार पर जो है वर्ष 1924 में जॉन मार्शल ने विश्व में नई सभ्यता की घोषणा कर दी कि नई सभ्यता कौन सी है? वो सभ्यता जो सिंधु नदी के पास पनपी है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। और यही सभ्यता विश्व के अंदर एक नई सभ्यता के तौर पर उभर कर आई जो प्राचीन समय में विद्यमान थी। यानी मेसोपोटामिया के साथ साथ विश्व में एक और नई सभ्यता अब पनप चुकी थी जो प्राचीन समय में थी। क्या नाम था उसका? सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सभ्यता की जानकारी विश्व को 1924 में प्राप्त हुई जॉन मार्शल के द्वारा, जब इन्होंने घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद जो है हमारे एक इतिहासकार है, नाम है उसका S.N. राव। हमारे विद्वान, इतिहासकार, फिलोसफर जो भी कहो, S.N. राव को। S.N. राव ने एक बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इस बुक के अंदर, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इस बुक के थ्रू S.N. राव ने यह बताया कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसी भारत को इस खोज के बाद जो है इन्होंने लगभग 3000 वर्ष पहले छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या है? मान लो जॉन मार्शल ने वर्तमान समय से भारत को इस स्थिति में पाया था, यानी यहां पर पाया था, लेकिन इस खोज के बाद, इस घोषणा के बाद जो है जॉन मार्शल ने भारतीय इतिहास को और पीछे तक भी बता दिया कि भारतीय इतिहास तो यहां से शुरू होता है और जहां से शुरू होता है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी भारतीय इतिहास को और भी लंबा कर दिया जॉन मार्शल की इस घोषणा ने। ठीक है बच्चा, ये तो था बेटा जॉन मार्शल के थ्रू जो है एक नई प्राचीन सभ्यता की जानकारी विश्व को प्राप्त होना। अब इसके अलावा, जॉन मार्शल के अलावा हम यहाँ पर कुछ और भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पर R.E.M. व्हीलर के बारे में। ये भी एक डायरेक्टर जनरल हैं।
इनके द्वारा हम कुछ प्रश्नों का हल करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने नई तकनीक का प्रयोग किया और वो तकनीक हड़प्पा सभ्यता के लिए सहायक हुई या नहीं हुई। अब इस पे ध्यान दो बेटा। यहां देखते बेटा कि R.E.M. व्हीलर वर्ष 1944 में ASI के डायरेक्टर जनरल बने थे। डायरेक्टर जनरल बने थे और बनने के बाद इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। कैसे किया, या फिर कहा जाए हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत कुछ किया। कैसे भाई? एक चीज आपको पता होगी कि भारत को हम बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर इस समय विश्व के कई सारे देश है जो पहले भारत से जुड़े हुए थे, जिसको हम अखंड भारत कहते थे। तो हम देखते हैं कि काफी समय से लगभग 200 सालों के अंदर जो है हमारा अखंड भारत या जिसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं, उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ। साथ साथ में पाकिस्तान भी अलग हुआ। तो पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान अलग हो चुका था, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे देश क्या थे? भारत का भाग थे, जिसको हमने कह दिया उपमहाद्वीप का विभाजन। और साथ साथ में पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में। और चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सीमित थी। तो अफगानिस्तान तो पहले हट चुका था, अब पाकिस्तान भी हट गया, तो इन पाकिस्तान भी अलग बन गया। तो कहा गया कि पाकिस्तान के बनने के बाद हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कहां चले गए बेटा? पाकिस्तान में चले गए। तो R.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया, यानी समस्या का हल किया। कैसे किया भाई? R.M. व्हीलर और जो दूसरे पुरातात्विक थे, भारतीय पुरातात्विक, उन्होंने प्राचीन काल के पूरा स्थलों को चिन्हित करना शुरू कर दिया, पॉइंट करना शुरू कर दिया भाई कि ये भी प्राचीन स्थल है, ये भी प्राचीन स्थल है, हो सकता है कि यहां पर शायद हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हो सके। तो हम क्या देखते हैं भाई कि इनके द्वारा कच्छ में जो सर्वेक्षण हो रहे थे उससे कई सारी हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आ गई। कच्छ गुजरात के अंदर है, कच्छ की खाड़ी आपने सुना होगा। उस कच्छ की खाड़ी के आसपास जो है उत्खनन कार्य प्रारंभ करवा दिए R.M. व्हीलर ने, जिससे जो है कई सारी हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आ गई, लाइक कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, और लगभग हाल फिलहाल के अंदर देखते हैं इन्हीं की वजह से जो है धोलावीरा भी हमें प्राप्त हुआ। तो देखा जाए तो हड़प्पाई स्थलों में एक के बाद एक नए स्थलों के नाम भी जुड़ते चले गए, और ये सारे स्थल कहां पर है भाई? भारत में। जिससे हमें एक जो हमारी समस्या चल रही थी कि सारे हड़प्पाई जो प्रमुख हड़प्पाई स्थल थे वो कहां चले गए? पाकिस्तान में। तो सभ्यता कहां चली गई भाई? पाकिस्तान में। तो R.M. व्हीलर ने इन समस्या का समाधान किया और कई सारे अन्वेषण के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से कई सारे विकसित हड़प्पाई स्थल भारत में पाए गए और सभ्यता भारत के अंदर भी क्या बेटा पाई गई, यानी फैल गई। कहा जाए तो अब सभ्यता सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं बल्कि भारत तक भी क्या बेटा विस्तारित हो चुकी थी। साथ में हम क्या देखेंगे, यहां पर कहा गया कि R.M. व्हीलर ने अपना जो अध्ययन कार्य था ना भाई, वो क्षैतिज इकाइयों के आधार पर नहीं किया। उन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया टिले विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? टिले विन्यास के आधार पर। अब हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह की तकनीक का प्रयोग किया। आधुनिक समय के अंदर तकनीक मतलब हर चीज को जो है ना ब्रश से साफ कर करके जो है किसी भी अवशेष को ना तोड़कर, नुकसान ना पहुंचाकर जो है जानकारी प्राप्त करना होता है। तो वही हम देखते हैं कि जहां जहां पर भी हड़प्पाई स्थल पाए गए वहां की जो मिट्टी थी, वहां के जो पत्थर थे, धातु की जो वस्तुएं थी, वनस्पतियां थी और जानवर के अवशेष, इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए R.M. व्हीलर और जो अदर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे उन सब ने मिलकर जो है कई सारी सतहों का, यानी जो सरफेस था उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है प्राप्त हो सके। ज्यादा से ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के क्या भाई अवशेष प्राप्त हो सके। इन सभी इसी मेहनत की वजह से आज हड़प्पाई स्थल भारत के अंदर भी है। और हम देखते हैं कि लगातार ये जो हड़प्पा के अंदर खोजें हो रही हैं, जो नई से नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, इन्हीं जानकारी के आधार पर कई सारे यूरोपियों द्वारा भी भारतीय सभ्यता के अंदर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और आज भारत के अंदर ये खोज रुके नहीं है, इनकी खोज अभी भी जारी है। और इस खोज के अंदर भारतीय पुरातात्विदों के साथ साथ यूरोपीय पुरातात्विद भी क्या बेटा शामिल है। तो सब मिलकर जो है हड़प्पा सभ्यता की जो भी जानकारी है वो हमारे सामने उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट।
आज की क्लास के अंदर अभी हमने समझा बेटा जॉन मार्शल के द्वारा डिक्लेयर किए गए सिविलाइजेशन के बारे में और आर.एम. व्हीलर के द्वारा हड़प्पाई जो सिविलाइजेशन थी उसके सामने आए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए हमने यहां पर देखा। तो उम्मीद करता हूं शायद आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, मजा आया होगा। पसंद आई है, मजा आया है तो कमेंट करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी समझ में आए। ऑल द बेस्ट।